दुर्भाग्य की बात यह है कि अब भी वो स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं, जबकि 20 साल से अधिक हमारे प्रदेश को बने हुए हो गए हैं, उत्तराखंड को। नहीं, अब तो ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या फिर नेताएं हैं, ये किसी समय में ये कह सकते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। अब तो ये खुद ही लोग हैं जो इस बात को सुन भी सकते हैं और इन पे कार्य भी कर सकते हैं। जी, आपका कहना तो ठीक है, किंतु हुआ क्या उसमें कि यहाँ हो गए, यहाँ पर पे एक होती है आपकी विधायिका जो कि नीति निर्धारित करती है, और एक उसके बाद होती है कार्यपालिका, यानी कि आपका सचिवालय या अफसरशाही जिसे कहें। अब अफसर या पूरे विधायक जो आपका सचिवालय है वहां पर पे वही लोग वापस यहाँ आ गए उत्तराखंड में। अच्छा, वही सचिवालय उत्तर प्रदेश में जितने भी जो ग्राउंड वर्क में जो काम करने वाले लोग थे जी, जो योजनाएं वगैरह बनाते थे, वो क्रियान्वयन करते थे, वो सारे यहाँ आ गए। वो सारे के सारे यहाँ आ गए। उस करके जो है यहाँ पर पे नीतियों का ढंग से फॉलोअप नहीं हो पाया, तो हालत वैसे के वैसे ही रहे। इसका मतलब एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम यहाँ के लिए रही है, हमारे प्रदेश के लिए। इसका मतलब इन सब चीजों का एक सोल्यूशन ये भी निकल सकता है कि हमारी कार्यपालिका में या खासकर जो अफसरशाही है उसमें वो लोग हों जो लोग जमीन से जुड़े हुए हों। देखिए, ऐसा होता है जब भी कोई नई चीज प्रारंभ होती है तो उस समय पर एक परिपाटी भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। परिपाटी, क्योंकि यूपी की परिपाटी आपने फॉलो करी, तो अब अगर हम नई भी पौध करेंगे तो भैया वो जाएगी तो उसी फर्मे में जाके फिट होगी। तो अगर हम कोई करना भी चाहे तो सिस्टम इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि वो चाहकर भी नहीं कर सकता, उसे अलग थलग कर दिया जाएगा। यह हाल अफसरशाही में भी है और ये हाल अब राजनीति में भी आ गया है। और इसके अलावा भी मैं अगर आपको बताऊं तो हुआ यह है कि इस समय का जो है स्थितियां, उसमें जो हमारे 3 जौ हैं, यानी कि जल, जंगल और जमीन, उस पर पे टोटली बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप बढ़ गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप ने उत्तराखंड को केवल एक दोहन की जगह बना रखा है। जी बिल्कुल। और ये उत्तराखंड के लिए भावनात्मक रूप से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि ये लोग यहाँ के हैं ही नहीं जी। और इस वजह से हम लोग उस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस स्थिति का सपना हमारे पूर्वजों ने या हम लोगों ने भी देखा है। देखिए, किसी भी योजना को बनाने के या किसी भी विभाग को अगर आप बना रहे हैं, अगर उसमें लोकल का रोल नहीं होगा तो वो योजनाएं जो है फेल होना असंभवी है। मतलब वो फेल हो ही जाएगी। कारण, क्योंकि आप देखिए कि अगर कोई योजना माना मेरे क्षेत्र के लिए बनती है, मेरे गांव के लिए बनती है, तो क्या मुझे जो प्रॉब्लम है जो मैं झेल रहा हूँ मुझे ज़्यादा पता होगी कि या जो वो देहरादून में या फिर हल्द्वानी में बैठा एक अफसर है उसे ज़्यादा पता होगी। ये एक बहुत मतलब सोचनीय बात है। अब आप जो नीति निर्धारण या फिर आप जो योजनाएं बना रहे हैं वो बना रहे हैं आप देहरादून में या फिर हल्द्वानी में बैठ करके, लेकिन उसको जो झेल रहा है, जो दिक्कतें का सामना कर रहा है, वो तो एक आम व्यक्ति है जो कि दूर कहीं पहाड़ में बैठा हुआ है। माना उसके यहाँ पर पे पानी की एक दिक्कत आती है, ठीक है, उसके यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अब आपने उसके लिए योजना बना दी कि चलिए हम जो है एक पाइपलाइन बिछा देते हैं। अब पाइपलाइन आप कहाँ से बिछा रहे हैं? आपने माना कहा कि वो वहाँ फला नाला है और उस नाले से मैं ये पाइपलाइन बिछाता हूँ। अब लेकिन आप मूल में नहीं गए। मूल में ये था कि वहाँ पर पे जो है वो नाला ऑलरेडी सूख गया है और आप फिर भी उसमें जो है पाइपलाइन बिछा रहे हैं। अब सरकार की कागजों की योजना में तो पाइप बिछ चुके हैं या फिर आपका वहाँ पर पे, किंतु पानी तो नहीं आया। असल कारण ये बहुत बड़ा है। अच्छा, चलिए अमित जी, अब हम आगे कुछ इन मुद्दों पे बात करते हैं। तो शुरुआत जैसे हम जल, जंगल, जमीन में जल से ही करते हैं जी। जैसे कि हमने पानी पे चर्चा के दौरान ये आधे गिलास रखे, तो इसका एक दूरगामी मतलब भी हो सकता है
जी कि आज मुझे प्यास तो एक गिलास के बराबर लगी है, लेकिन मुझे पानी मिलेगा सिर्फ आधा गिलास। जी तो ये बात, जैसा कि सभी लोग इस बात को एक आम भाषा में हो गया है कि अब आप लोगों को जो अगला विश्व युद्ध देखने के लिए मिलेगा वो होगा पानी के ऊपर। बिल्कुल। तो पानी के ऊपर विश्व युद्ध तो जब होगा तब होगा, लेकिन पानी के बिना तो लोग मरने आज से ही लग गए हैं। जी मैं हर किसी दिन, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब अखबारों में मैं ये ना देखूं कि पानी की किल्लत के लिए किसी ने जल संस्थान का घेराव किया, या कोई धरना प्रदर्शन किया, या फिर कोई टैंकर का ऐड कि भाई हम पानी दिलाते हैं। तो ये स्थिति तो होने लग गई है। पहाड़ों में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जरा आप कुछ खुलकर चर्चा करेंगे? इकोलॉजी की दिक्कत है। अगर आपको पहाड़ों की पूरी मतलब प्रकृति की एक इकोलॉजी को समझना पड़ेगा इस समस्या से समाधान के लिए। अगर मैं अपना पहाड़ी क्षेत्र यानी कि हिमालयी राज्य उत्तराखंड की बात करूं, तो ये 4 तरह के इसमें आपके माउंटेन्स आते हैं। 4 तरह की पर्वत श्रेणी है। एक सबसे पहली आती है आपकी अपर हिमालय। अपर हिमालय अर्थात ग्लेशियर। अब उत्तराखंड में से प्रमुखता 3 बहुत बड़ी नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना और काली। ये नदियों में जो सतत प्रवाह आ रहा है, ये आ रहा है इन्हीं ग्लेशियरों के द्वारा। इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं जो कि बुग्याली लैंड है, जिसको हम अपनी पहाड़ी भाषा में बुग्याल कहते हैं। वहां पर पे जो आपका जो है वहां बर्फ ना पड़ना, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे का रीजन आता है जिसमें कि आपका अल्मोड़ा, पौड़िया और जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है बागेश्वर, वो रीजन आता है, यानी कि मिडिल हिमालय। और उसके बाद सबसे नीचे का हिस्सा आता है, वो आता है भाबर और तराई का। ये 4 तो हमारे उत्तराखंड के 4 तरह के माउंटेन श्रृंखलाएं हैं। अब इनमें पहली श्रृंखला जो है वो आती है अपर हिमालय की, जिसको तीथरीज भी कहते हैं। तीथरीज से आपके ग्लेशियर निकलते हैं, ठीक है। तीथरीज में ग्लेशियर है, ग्लेशियर के द्वारा ही ये बड़ी बड़ी नदियां बनती हैं। उसके बाद आते हैं बुग्याल। बुग्याल वाली जो जगहें हैं वहां से आपके बनते हैं गाढ़ और गदेरे, जिसके द्वारा कि नीचे यानी कि मिडिल हिमालय को पानी की फीडिंग होती है। और उसके बाद वहां से होकर के वो पानी आपका आता है भाबर में। अब अगर मैं भाबर की इकोलॉजी बताऊं तो देखिए, ऊपर पहाड़ों में तो बहाव काफी तेज होता है पानी का। नीचे जब वो गिरती है नदी, एक चीज इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जब नदी बहती है तो आधी नदी दिखती है और आधी से ज्यादा नीचे ग्राउंड में बहती है। तो उस समय जब वो बहती है तो एक पंजा सा नीचे को आता है। तो आप देखेंगे कि कोई भी भाबर हो, चाहे वो हमारा हल्द्वानी क्षेत्र हो, चाहे वो कोटद्वार क्षेत्र हो, जितने भी भाबर के रीजन होंगे, वहां पर पे पानी का लेवल यानी स्ट्राटा लेवल जो है वाटर टेबल, वो हमेशा 100 मीटर से नीचे मिलेगा। उसके बाद आपका आखिरला रीजन आता है, वो आता है आपका तराई। तराई में आपको पानी काफ़ी कम डिस्टेंस पे, मतलब कम स्टार्टा पे मिल जाएगा, से कि आपको 40 या 50 फीट पर पे आपको पानी उपलब्ध होगा। अब सारे वो एरिया जो जैसे कि ऋषिकेश से नीचे के एरिया, हरिद्वार कह सकते हैं आप, और यहाँ पे उधम सिंह नगर का जिला, जी, सब उसी की ये बात तराई में आता है। अब हर किसी जगह की अपनी अपना इकोलॉजी है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी जो हमारे अभी गर्मियाँ प्रारंभ होने वाली हैं, उससे पहले ही इवन जाड़ों में भी आपका इस बार करीब पिछले 8 महीने से बारिश नहीं हुई। अपर जो रीजन है वहां पर पे तो बारिश हो रही है या बर्फ पड़ रही है, वो रीजन है ग्लेशियर्स के। उन ग्लेशियर से जो है जो पानी का रिसाव होगा वो आपका सीधे नदियों में बहेगा। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है आपके बुग्याली रीजन में, यानी कि आपका जैसे अगर हम बात करें तो जोशीमठ, बद्रीनाथ की शुरुआत, या यहाँ पर पे आपका मुनस्यारी, थल, ग्वालदम से थोड़ा ऊपर के ऊपर के गांव, या आपका कपकोट रीजन, उस रीजन में, या चमोली रीजन के काफ़ी सारे जो गांव हैं वहाँ पर पे बर्फ़ नहीं पड़ी। अब वो बर्फ़ नहीं पड़ी तो उसके करके क्या है, आपके जो गाढ़ गदेरे हैं वो रिचार्ज नहीं हो रहे हैं, यानी कि उसमें पानी का कम हो गया है। एक रीजन तो ये है।